बाजार के जाने माने दिग्गज एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनतालिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप फंड मैनेजमेंट का, और इससे पहले आप मोतीलाल ओसवाल में सीआईओ के तौर पर और एसकेपी सिक्योरिटीज़ में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है फाइनेंस में और इसकी कोलकाता से, और इसके अलावा आप आईसीडब्ल्यू में की डिग्री भी रखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और कॉमर्स की डिग्री हासिल की है आपने ग्रेजुएशन के तौर पर सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। सोनतालिया साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। सबसे पहले बताएं सर कि इस दिवाली से अगली दिवाली कितनी तेजी होगी ये बताओ। मुझे तो लगता है कि 25,000 का लेवल लोएस्ट है इस दिवाली पर। और अगले साल की दिवाली पर हम 29,000 और 30,000 के लेवल्स के निफ्टी के आसपास रहेंगे। तो का माहौल एक साल से बना हुआ है, मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा हो रहा है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से तो लेना ही बनता है सर। और सर एक मिनट सर, बाकी बात मत सर, ये बताओ लाइफ में आपकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? खाने पीने वाली या कुछ पहनने वाली, या क्या मतलब अगर आपको कोई बहुत खुश होकर गिफ्ट देना चाहे तो क्या क्या लेना चाहेंगे सर? थोड़ा रीजनेबल बताना सर, मेरे लायक। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बट गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है अनिल जी। ये तो मैं समझ गया, आप कोलकाता के तो कम से कम संदेश या रसगुल्ला तो पसंद करते होंगे। मतलब सर मन जीत लिया आपने एकदम, आज खुश कर दिया एकदम। मैं ऑनेस्टली मैं बताऊं, एक तो देखिए बुलिश होना और ये 29-30 हज़ार सुनना तो अपने आप में अच्छा लगता है, वो अपनी जगह है। तो आपकी खास बात ये है कि ये आज ही नहीं, जब भी मैं आपका इंटरव्यू आप जो है दिल में वही सामने बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर मनीष जी से अलग मिलूंगा ना तो बोले पता चलेगा कि बोलेंगे कि अरे ऐसा है, और टीवी पे होंगे तो अलग बोले। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये समस्या है कि एक्चुअल व्यू टीवी पे कभी नहीं दे रहे, उनके जो दिल में जो मुंह में वही टीवी पे भी है। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो एकदम दिल से हमेशा आप अगर टीवी के अलावा भी पूछोगे उनसे यही व्यू देंगे आपको, मुझे ये लगता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताएं सर, आप जो 29,000 30,000 का लेवल बता रहे हैं, अब आपका व्यू पूरा विस्तार से बताइए। सर ऐसा है कि अब तो एफआईआई का भी यही मानना है कि इंडिया बहुत ज्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। अभी तक तो ये नैरेटिव था कि एफआईआई बहुत नेगेटिव है इंडिया पर और डीआईएस तो पॉजिटिव है। बट अगर आप ये देखें कि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में इंडिया सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है, और 25% इमर्जिंग मार्केट बास्केट बढ़ा हुआ है, और इंडिया आज की डेट में 1-2% ऊपर है एक साल के लेवल्स पर। डेवलप मार्केट्स की बात करें तो सब 25-30-40% तक बढ़े हुए। तो मतलब इंडिया में इतनी क्या नेगेटिव हो गई कि आप इतनी मंदी में आ गए। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा हो रहा है नीचे की तरफ, और ये आगे जाके थोड़ा सा चेंज ही होगा ऐसा लगता है। दूसरी बात ये है कि इतना ओवरसोल्ड पोजीशन है मार्केट्स में, और फिर भी मार्केट 25,000 के लेवल्स को तोड़ नहीं रहा नीचे की तरफ डिसाइसिवली। तीसरा, अगर आप विक्स के लेवल्स को देखें, विक्स के लेवल्स 10-11 के लेवल्स पर है। 10-11 के लेवल पर मंदी आती मैंने तो नहीं देखा है बाजार में। बाजार में विक्स के लेवल्स अगर 18-20 हुए तो समझ में आए बाजार में रिस्क का फैक्टर है। चौथा, एक्सपोर्ट की जो बात है, $90 बिलियन जो यूएस का एक्सपोर्ट्स है, वो तो मोरलेस डिस्काउंटेड हो चुका है मार्केट्स में। सेकेंड ऑर्डर इंपैक्ट, रुपए की डिप्रिसिएशन, रुपए अंडर वैल्यूड है। मतलब अगर आप नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटिमेंट दूसरी चीज है, पर नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 89 के लेवल्स को मतलब किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए रुपए का। सो रुपया भी अंडर वैल्यूड है। तो अगर रुपए में थोड़ी भी अप्रिसिएशन होती है तो वो एक टेलविंड रहेगा मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अर्निंग्स ग्रोथ, बिकॉज जीएसटी वगैरह की कट हुई है, जो पहले 10% अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेट था नेक्स्ट 2 साल के, वो अब 11-12% के अर्निंग्स ग्रोथ पर है। तो मोटा मोटा अगर आप सपोज कर लीजिए निफ्टी 50 की बात करें, जोमेटो को हटा दें आप, तो बाजार 17-18 टाइम है क्या बहुत ज्यादा महंगा है दूसरे मार्केट्स के कंपेरिजन? ऐसा लगता तो नहीं है गिवन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो यही बुलिश थीसिस है मेरे हिसाब से। ये बढ़िया बात आपने कही कि ये तो बहुत ही सस्ते वैल्यूशंस पे है, और सारे नेगेटिविटीज़ के बावजूद हम 25,000 को तोड़ नहीं रहे हैं, उसके आसपास बने टिके हुए हैं। तो फिर यहाँ से अपसाइड तो बहुत बढ़िया बनती है। तो कम से कम 20% के आसपास की अपसाइड मान कर चलें कि अगली दिवाली तक मिल सकती है। अब ये बताएं सर, ऐसे में कहाँ बुलिश रहना है? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा?
अनिल जी देखिए क्या है कि बीएफएसआई स्पेस में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें काफी कुछ इम्पेटस दिया गया है, क्योंकि क्या क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्लो थी, तो आरबीआई गवर्नर साहब ने काफी कुछ इम्पेटस आपके कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ दिया है। और कॉर्पोरेट लेंडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फोर्टी है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की फोर्टी बेसिकली रिटेल लेंडिंग है, तो दोनों को रियायतें मिली है। पर मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट लेंडिंग को जो बूस्ट मिली है, उसके कारण पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। एक तो वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, दूसरा जीएसटी की जो कट हुई है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये आपके पेनिट्रेशन लेवल्स को बढ़ाएगी। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो समस्या थी, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन कट करके लोग इंश्योरेंस कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करें। तो बीएफएसआई एज अ स्पेस काफी वैल्यू रखता है। तो और ये इंडेक्स हैवी वेट भी है, मतलब अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बीएफएसआई बेसिकली 30 से 35% का वेटेज है, तो ये एक बहुत बड़ा हैवी वेट है और इसमें एक टेलविंड है ऊपर की तरफ। तो एक ये सेक्टर हुआ। दूसरा आपका कंजम्पशन में बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। और हम देख भी रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में जो हम लास्ट दिवाली की भी बात करें और पहले 6 महीने की बात करें इस साल के, तो ऐसी तेजी का माहौल नहीं देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में जीएसटी की जो बेनिफिट है, जो डी स्टॉकिंग है आपकी एफएमसीजी कंपनीज और दूसरे कैटेगरीज में, वो भी देखने को मिलेगा। तो ये है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वही रहेगा, मतलब गवर्नमेंट की रिसीट्स कोई बहुत ज्यादा तो बढ़ नहीं सकती। 6.8% जीडीपी ग्रोथ है, तो 11-12% की रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होगी, तो उसमें गवर्नमेंट जितनी भी स्पेंडिंग कर सकता है करेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कोई इम्पेटस नहीं है। डिफेंस की बजट थोड़ी सी बढ़ेगी, तो यहाँ पर सब क्या है, मोटा मोटी फैक्टर्ड इन है। तो एक बीएफएसआई और दूसरा कंजम्पशन, ये एक बहुत बड़ा हैवी वेट रहेगा बिटवीन दिस दिवाली एंड नेक्स्ट दिवाली, ऐसा मेरा मानना है। ढेर सारी वो थीम्स है जो आपको बड़ा फायदा देगी। बैंक्स एनबीएफसी काफ़ी मजबूत दिख ही रहे हैं, और इसके अलावा जीएसटी का जो कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा उसका फायदा होगा। अब एक बात समस्या जो भारतीय बाजार में शायद लोगों को लग रही, वो है एफआईज की सेलिंग। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि अभी भी एफआईज बेचे जा रहे हैं? जो सारे पॉजिटिव आपको हमें दिख रहे हैं वो उन्हें नहीं दिख रहे हैं, और कब थमेगी, या उम्मीद रखी जाए कि वापस लौटेंगे भी? देखिए उसमें तो क्या है कि रुपए का जो गिरावट है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप 2024 में भी देखें तो रुपए जब गिरता है तो फिर और कोई फंडामेंटल सामने दिखाई नहीं देती एफआईएस को। और इस बार भी जो टैरिफ की इम्प्लीकेशंस है, 25 हुए फिर 50 हुए, तो फॉर गुड रीजन और बैड रीजन आप देखें तो रुपए का लेवल अभी 89 के करीब है। तो ये एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एफआईएस सेलिंग। अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन मोर और लेस डिस्कवर्ड है, ऑलरेडी फैक्टर्ड है। और जो चीज चेंज हो रही है मार्जिन पर, और ये आप और भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अब जनरली एफआईएस का ये मानना है कि इतनी जो मंदी आ चुकी है इंडिया के मार्केट में, उसके बाद क्या ओवर वैल्यूएशन अभी भी इंडिया को बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो ओपिनियन है ये थोड़ा चेंज हो रहा है। और जो शॉर्ट कवरिंग उनकी पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैसिवली शॉर्ट पर बैठे हैं। अगर इंडिया की घरेलू बाजार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं भी, और अगर उनकी शॉर्ट कवरिंग होती है, उसी में बाजार 500,000 पॉइंट बढ़ जाता है निफ्टी का। तो व्हाट इज चेंजिंग इज कि रुपए का जो अंडर वैल्यूएशन है वो बहुत स्टार्क हो गया है। तेल के दाम अभी भी कम ही है और नीचे की तरफ ही रहेंगे, यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अर्निंग्स थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ है फ्रॉम प्रीवियस ओपिनियन। एंड जो ओपिनियन है एफआईएस की वो चेंज हो रही है मार्जिन। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से आपको एफआईएस की तरफ से भी एक्शन होता हुआ दिख रहा है बिकवाली का। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के मौके के बारे में आगे के लिए आपने राय दी। थैंक यू सो मच सर। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे।